आज के इस एक्सप्लेनर में हम पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 59A की उस भूल भुलैया का जायजा लेंगे जहां कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और नुकसानात यानी लॉसेस के इस्तेमाल की हुदूद तय होती हैं। ये बिजनेस स्ट्रेटजी का एक निहायत अहम हिस्सा है जहां गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। जरा सोचिए, क्या महज टैक्स लॉसेस का फायदा उठाने के लिए किसी डूबते हुए बिजनेस को खरीदा जा सकता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक आम हिकमत अमली लगती है, लेकिन पाकिस्तान के टैक्स कवानीन, खास तौर पर सेक्शन 59A के तहत, हकीकत कुछ और ही है। यहाँ टैक्स रिलीफ के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुदूद निहायत सख्त और वाज़ेह हैं। तो आज का रोड मैप कुछ यूं है। पहले रिंग फेंसिंग की मंतिक पर बात होगी, फिर दी M&A लॉस ट्रैप को समझेंगे, उसके बाद AOPs और डेप्रिसिएशन लिमिट्स की तफसील, फिर प्रोसीजरल मैंडेट्स और आखिर में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज। शुरू करते हैं हिस्सा 1 से, रिंग फेंसिंग की मंतिक। सेक्शन 59A सब सेक्शन 2 की लफ्जियत पर गौर करें। कानून यहां बिल्कुल वाज़े करदा उसूल पेश करता है कि टैक्स रिलीफ एक बिल्कुल ज़ाती हक है। जिस लीगल एंटिटी ने माशी नुकसान उठाया है, सिर्फ और सिर्फ वही इस रिलीफ को क्लेम कर सकती है। इसे किसी और के नाम ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही फरोख्त। और इसी बुनियादी उसूल को आम जुबान में रिंग फेंसिंग कहा जाता है। इसे एक कानूनी दीवार समझ लीजिए जो टैक्स बेस के इर्द गिर्द एक हिफाजती ढाल का काम करती है। मकसद बिल्कुल साफ है, कोई भी एंटिटी अपने लॉसेस मसनूई तरीके से किसी ऐसी दूसरी एंटिटी की तरफ शिफ्ट ना कर सके जो मुनाफा कमा रही हो। अब आते हैं हिस्सा 2 की तरफ, दी M&A लॉस ट्रैप। मर्जर्स और एक्विजिशंस में ये रिंग फेंसिंग एक बाकायदा ट्रैप बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ एसेट्स खरीदे जाएं, जिसे एसेट डील कहते हैं, तो पुरानी कंपनी के टैक्स लॉसेस वहीं फौरन खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून कहता है नुकसान जाती है, एसेटों का हिस्सा नहीं। टैक्स एट्रीब्यूट्स फिजिकल एसेट्स के साथ ट्रैवल बिल्कुल नहीं करते। इस सख्त असूल की वाहिद लीगल एक्सेप्शन सिर्फ विरासत या इनहेरिटेंस है। वहां वारिस को बिजनेस आगे बढ़ाने पर यह हक जरूर मिल जाता है। यहां सेक्शन 98C के तहत एक जानबूझकर रखी गई कानूनी एसिमेट्री या गैर मुतवाज़नपन देखने को मिलता है। अगर बिजनेस का नया मालिक आता है और पुराना मालिक टैक्स लायबिलिटीज छोड़कर चला जाता है, तो नया मालिक इन लायबिलिटीज का जिम्मेदार जरूर ठहराया जाएगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि नए मालिक को पुराने मालिक के टैक्स एट्रीब्यूट्स यानी नुकसानात का फायदा कभी नहीं मिलेगा। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ऐसी डील्स को रोका जाए जहां नाकाम बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उसके टैक्स शील्ड के लालच में खरीदा जा रहा हो। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 3 पर, AOPs और डेप्रिसिएशन की हदूद। जब बात एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी AOPs की आती है तो कानून यहां भी एक नई दीवार खड़ी कर देता है। AOP के नुकसानात अपने ही दायरे में कैद रहते हैं। मतलब अगर कोई हाई नेटवर्थ फर्द किसी ऐसी पार्टनरशिप में हिस्सा लेता है जो नुकसान में है, तो वो उस नुकसान को अपनी ज़ाती तनख्वाह या डिविडेंड्स का टैक्स कम करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ कंडुइट प्रिंसिपल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के हवाले से भी लिमिटेशंस वाज़ेह हैं। अगर किसी एंटिटी की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन रुपए से कम है, तो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का पूरा 100% सेट ऑफ अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन मसला तब होता है जब इनकम 10 मिलियन रुपये या उससे ज़्यादा हो। ऐसी सूरत में सेट ऑफ को करंट ईयर के बिजनेस इनकम के सिर्फ 50% तक महदूद कर दिया गया है। इस फॉर्मूला से यह समझना आसान हो जाता है कि बड़े टैक्स पेयर्स पर किस तरह एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल कैप लगाया गया है। इस पाबंदी का बुनियादी मकसद सिर्फ यह है कि बड़े और प्रॉफिटेबल इदारे अपने गुज़िश्ता कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ढाल बनाकर मौजूदा टैक्स से मुकम्मल तौर पर बच ना जाएं। आखिर रियासत को भी अपना रेवेन्यू बरकरार रखना होता है। हिस्सा 4, द प्रोसीजरल मैंडेट्स यानी लाजमी कानूनी जवाबित। देखिए, सिर्फ रूल्स जान लेना काफ़ी नहीं होता है। एक वैलिड लॉस क्लेम करने के लिए हर टैक्स पेयर को तरतीबवार इन 5 ऑपरेशनल चेक पॉइंट से लाजमी गुजरना होता है। पहले एंटिटी की दुरुस्त पहचान, फिर सक्सेशन की किस्म, उसके बाद प्रोसीजरल वैलिडिटी, फिर रिंग फेंस रूल का इतलाक और आखिर में 50% डेप्रिसिएशन कैप। एक भी स्टेप मिस हुआ तो क्लेम फारग समझिए। और सबसे अहम बात, सिर्फ अपने इंटरनल अकाउंट्स में नुकसान दिखा देना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं। कानून सख्ती से डिमांड करता है कि किसी भी नुकसान को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसका एक फॉर्मल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए लीगली तयशुदा होना लाजमी है। यानी उसका सेक्शन 120, 121 या 122 के तहत किसी असेसमेंट ऑर्डर में दर्ज होना ज़रूरी है। ये सारे मैंडेट्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि कानून बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस टाइमलाइन पर गौर करें। 2021 में प्रॉपर्टी इनकम के खिलाफ बिजनेस लॉसेस अलाउ किए गए थे, लेकिन 2025 में इस पर दोबारा रिंग फेंसिंग लगा दी गई और मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड की मुद्दत भी कम कर दी गई। और अब 2026 का आउटलुक एक सख्त पे नाउ आर्ग्यू लेटर पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहा है।
इसका वाज़े मतलब है कि टैक्स पेयर का प्रोसीजरल रिकॉर्ड 100% दुरुस्त होना चाहिए, वरना इमीडिएट रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में आते हैं हिस्सा 5 पर, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट के सामने ट्रैप और एस्केप का रास्ता बिल्कुल वाज़े होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, एसेट डील्स एक खतरनाक ट्रैप हैं जहाँ सेक्शन 59A लॉसेस को मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर देता है। इस सख्त गिलेटिन से बचने का नुस्खा क्या है? शेयर डील्स या SCP से मंजूरशुदा अमेलगमेशंस। इन रास्तों में सेक्शन 57A के तहत टैक्स एट्रीब्यूट्स महफूज रहते हैं क्योंकि लीगली एंटिटी बदलती नहीं है। इसके अलावा एक और अहम लीगल बाईपास ग्रुप टैक्सेशन और ग्रुप रिलीफ का मिलता है। सेक्शन 59AA और 59B कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स को अपने नुकसानात और मुनाफा एक हद तक शेयर करने की इजाज़त ज़रूर देते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान रहे, 2025 की नई रिस्ट्रिक्शन ने पाबंदी सख्त कर दी है। अब लॉसेस शेयर करने के लिए ग्रुप की तमाम कंपनीज का नॉर्मल टैक्स रिजीम यानी NTR में आना लाजमी करार दे दिया गया है। तो इस सारे तजिए के बाद एक निहायत अहम सवाल दिमाग में आता है। हमने जो सख्त रिंग फेंसिंग देखी, एसेट डील्स का लॉस, फॉर फ्यूचर ट्रैप देखा और प्रोसीजरल मैंडेट्स देखें, क्या मौजूदा M&A रोड मैप इन सब रुकावटों से गुजरकर सेक्शन 59A की सख्तियों से बचने की सलाहियत रखता है? ये एक ऐसी बुनियादी सोच है जिस पर गौर किए बिना इस मॉडर्न इकॉनमी में कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रैटेजीज को महफूज रखने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स इस तेजी से बदलते हुए कानूनी ढांव के लिए वाकई तैयार हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।